तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बात 22 मई 2019 की है। आगरा जयपुर हाईवे के करीब एक शख्स गुजर रहा था। अचानक वो देखता है कि एक लड़की बदहवास सड़क पर दौड़ रही है। दौड़ क्या रही है, बल्कि लंगड़ा कर चल रही है। जिस चीज़ ने उसको उसकी तरफ खींचा वो ये था कि उस लड़की के जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं था। वो करा रही थी, मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वो शख्स फ़ौरन अपने मोबाइल से पुलिस को फ़ोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है, लड़की लगभग नीम बेहोशी की हालत में थी। फ़ौरन पुलिस की टीम अपनी जिप्सी से कुछ चादर निकालती है, उस लड़की के जिस्म पर डालती है, उसे ढकती है। कई जगह खून गिर रहा था। उसके बाद वो लेकर फ़ौरन उसे अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल जाने के बाद अब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। वो पाते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में एलईडी बल्ब के कुछ टुकड़े हैं, सिरिंज है और जिस्म पर कई जगह चोट के निशान। लेकिन थोड़ी देर के बाद अब लड़की थोड़ी होश में रहती है, ठीक ठाक है, ख़तरे से बाहर है। पुलिस उससे पूछताछ करती है। तब पुलिस बताती है कि असल में फरवरी 2019 में एक शख्स से उसकी मुलाकात हुई थी और वो जयपुर में ही एक गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। फरवरी 2019 में एक शख्स से मुलाकात हुई। वो शख्स लोगों की मदद किया करता था और ख़ुद को ह्यूमन राइट्स के किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ बताया था। तो वो उसकी दोस्ती हो गई। इसी दौरान उसने किसी गरीब शख्स की मदद के लिए उससे 45,000 रुपये मांगे। लड़की को लगा कि ये नेक इंसान है, दूसरों की मदद करता, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता। उसने उसे पैसे दे दिए। लेकिन कुछ वक्त बीता। अब उस लड़की ने अपने पैसे मांगे, उसने दिए नहीं। उसने कई बार उसको फ़ोन किया, फिर उसने फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। चूँकि उस लड़के से दोस्ती थी, उसका घर वो जानती थी, कई बार उसके घर भी गई, पर वो हमेशा टालता रहा। उसने कहा 22 मई 2019 की रात मैंने ओला राइड किया बाइक से और उसके घर पहुँची रात करीब 9:10 पर। घर पहुंची तो उसके बाद अचानक मेरे सर पर किसी ने ज़ोर से पीछे से हमला किया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब आँख खुली तो मैंने पाया कि मैं एक कमरे में हूँ और उस कमरे में 3 लोग हैं। वो मेरे जिस्म पर सिगरेट से दाग रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे साथ गैंग रेप किया। और फिर इन तकलीफ़ों को सहते सहते आखिरकार मैं बेहोश हो गई। फिर जब दोबारा आँख खुली तो मैंने पाया कि मैं किसी सड़क किनारे झाड़ी में पड़ी हूँ। मुझे होश आया तो मैं बड़ी मुश्किल से झाड़ियों से ऊपर चढ़ते हुए हाईवे पर रोड पर पहुंची। कई गाड़ियों को रुकने का इशारा किया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। वो लोग आते, मुझे देखते और चले जाते। फिर थोड़ी देर में एक भला इंसान मिला, उसने मेरी हालत देखी, पुलिस को फ़ोन किया और आप लोग आ गए। अब इस लड़की का बयान और निर्भया केस के बाद इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की पुलिस फ़ौरन अलर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ गैंगरेप का मामला, ऊपर से लड़की के साथ जो वहशीपन, जो जंगलीपन, तो पुलिस फ़ौरन उस लड़की का बयान दर्ज करती है, उसका मेडिकल कराती है और उस लड़की ने जो जो जगह बताया वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँचती है। तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। वो लड़की कहती है कि कमरे में 3 लोग थे, लेकिन 2 और लोगों के भी वो नाम लेती है। उनमें से एक डॉक्टर और एक राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल, तो कुल 5 नाम वो लेती है। पुलिस सब धरपकड़ शुरू करती है। 5 में से 3 लोग अरेस्ट हो जाते हैं। जब कांस्टेबल को पुलिस पकड़ने जाती है तो पता चलता है कि कांस्टेबल ऑलरेडी जेल में है और जेल में एक रेप के केस में है। और वो रेप का केस किसी और ने नहीं, बस कि इसी गैंग रेप की विक्टिम ने कुछ वक्त पहले उस पर लगाया था और इसीलिए वो जेल में पकड़ा हुआ है पुलिस ने। अब पुलिस बाकी 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। तीनों कह रहे हैं कि साहब हमें बेकसूर फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस अब उनके मोबाइल, उनके कॉल डिटेल, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सारी चीज़ें खंगाल रही है। जांच आगे बढ़ रही है। इधर प्रेशर भी है, मीडिया में खबर भी आ गई है एक और विभत्स गैंग रेप, और लगातार फ्रंट पेज पे, हेडलाइन पे ये खबर चल रही है। तो अब आगरा पुलिस के लिए भी बड़ी दिक्कत कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उधर लड़की धीरे धीरे ठीक होती है, हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। अब पुलिस उसके बयान के आधार पर
पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा है। फिर पुलिस सोचती है कि आखिर इसमें एक डॉक्टर, इसमें एक पुलिस वाला, एक ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट और 2 और लोग, मतलब सारे अलग अलग फील्ड के लोग हैं, और ये सारे एक जगह क्यों जमा हुए? क्यों उन्होंने इस लड़की का गैंगरेप किया, लेकिन वो एक गैंगरेप की विक्टिम। तो पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है, सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। उससे जो राइडर था, जो उसने बुक किया था एक मोबाइल ऐप से, उसके ड्राइवर को ही बुलाया, उससे भी पूछताछ की। फिर इस लड़की ने बताया कि मैं उससे 1 रात पहले भी उसके घर गई थी पैसे लेने के लिए, तब मैंने कैब बुक किया था। उस कैब के ड्राइवर से भी पूछताछ हुई। उन दोनों ने कहा कि हाँ, उस लड़की को वो लेकर आए थे। तो सारी बातचीत, पूछताछ, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल डिटेल, सब पुलिस ने खंगाल डाले। इन सभी चीज़ों को खंगालने के बाद इसी बीच में मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई लड़की की। मेडिकल रिपोर्ट जब पुलिस ने देखा तो पुलिस हैरान रह गई। डॉक्टरों के हिसाब से इस मेडिकल रिपोर्ट में उस लड़की के ऊपर एक भी ऐसा घाव या जख्म नहीं था जो जानलेवा साबित होता। वो सारे मामूली घाव थे, लेकिन ये भी फैक्ट था कि सिरिंज के निशान थे प्राइवेट पार्ट्स पर, एलईडी बल्ब के कुछ टुकड़े धंसे हुए थे। अब ये कोई खुद से तो कर नहीं सकता, लेकिन जिस तरीके से उस लड़की का बयान, गैंगरेप की कहानी और ये मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस को बड़ा अजीब लग रहा था। अब पुलिस दोबारा से नए सिरे से इस केस की जांच करती है। तब तक जो मोबाइल के सर्विलांस थे और सीसीटीवी फुटेज की सारी तस्वीरें थी, उन सबको अलग अलग पुलिस की टीमें इकट्ठा कर रही, क्योंकि इस केस को सुलझाने के लिए एक साथ कई पुलिस की टीम को लगाया गया था। अब जब सब कुछ एक साथ जांच शुरू हुई और धीरे धीरे करके उसकी रिपोर्ट आई, 5 में से 3 आरोपी पकड़े गए थे, एक चौथा जेल में था, एक 5वां कहीं और था, वो घर पे भी नहीं था और किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। तब उनसे पुलिस ने पूरी पूछताछ की। इसके बाद जब टेक्निकल एविडेंस सामने आए तो एक ऐसी कहानी सामने आई कि खुद पुलिस दंग थी, हैरान थी। वो इसलिए कि पुलिस ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी पुलिसिंग में ऐसा केस ही नहीं देखा था। सबसे पहले पुलिस ने उस लड़की के मोबाइल डिटेल को खंगाला। अच्छा, उस लड़की का मोबाइल भी गायब था। उसने कहा कि जब मैं गई उसके बाद मेरा मोबाइल मेरे पास था नहीं। तो जब मोबाइल डिटेल को खंगाला तो पता चला कि वो मोबाइल असल में उस रात से पहले शाम से ही उसकी अपनी एक सिस्टर के पास था, रियल सिस्टर के पास। इसके बाद जब दोबारा उस बुलाया गया, ओला के जो राइडर है जिसने बाइक पर छोड़ा था 22 मई की रात 9:10 पर, तब उसने कहा कि हाँ, उसने उस शुरू में भी उसने ये बयान दिया था। उसने कहा कि मैंने घर से उठाया था मैडम को उनके गर्ल्स हॉस्टल से, और मैंने इसी जगह लाकर उतारा जो घर, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का घर था जिससे 45,000 रुपये लेने थे। तो उसने बोला बिल्कुल मैंने यहीं उतारा था। लेकिन जब उसको दोबारा बुलाया गया और पूछा गया कि अच्छा इसके अलावा कुछ ख़ास चीज़ हुई, तो उसने कहा हाँ, हुआ ये कि जब मैं चली, मतलब वो मैडम, तो फिर रास्ते में उन्होंने कई बार इधर उधर घुमाया और कहा कि मैं शायद एड्रेस भूल रही हूँ। और फिर मैं भी थोड़ा गुस्सा में होने लगा कि मैडम सही एड्रेस बता दो, कहाँ कहाँ भटकूँगा, पेट्रोल खर्च हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे यहीं पे उतार दो। तो उस घर से पहले ही उतर गई और वहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा है। अब पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि उससे 1 रोज़ पहले वो कैब करके गई थी उस घर में। उसने खुद अपना स्टेटमेंट दिया था कि हमारी अच्छी दोस्ती थी, मैं कई बार घर गई थी। तो कई बार जो जिसके घर जाए उस घर का एड्रेस कैसे भूल सकता है, यहाँ पहला डाउट हुआ। दूसरा, उसने कहा कि मेरा मोबाइल गायब है, तो फिर मोबाइल कहाँ? मोबाइल घर पे था, बहन के पास। जब बहन से पूछताछ हुई तो पता चला कि वो अपने मेरी बहन का एक फ्रेंड आया था और उसने कहा कि ये मोबाइल दीदी ने भेजा है, स्विच ऑफ है, इसको ऑन मत करना, रखे रहना। तो वो स्विच ऑफ बहन के घर पे मोबाइल शाम को ही पहुंच गया। अब ये 2 चीज़ें आई। तीसरी, जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो उसमें एक बड़ी अजीब चीज़ दिखाई दी। उसमें अजीब चीज़ ये दिखाई दी
कि उस रात 9:10 पर जब ये उतरी थी, उसके करीब 20 मिनट के बाद उस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के घर के इर्द गिर्द और भी कई सीसीटीवी कैमरे थे। उसमें एक अजीब चेहरा नजर आता है। सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को जो तस्वीर दिखाई थी वो बड़ी अजीब थी। वो तस्वीर ये थी कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के घर के इर्द गिर्द और उसके आसपास लगे कुछ कैमरों में रात करीब 9:40 के आसपास एक साया घूम रहा है। वो साया इसलिए कह रहा हूँ कि वह है एक लड़की, लेकिन उसके जिस्म पर उसने अपने पॉलीथीन लपेट रखा है। जब सीसीटीवी कैमरे के कुछ इमेजेस को जूम करके देखा गया तो ये देखा कि उस लड़की के मुंह में सफ़ेद रंग का कुछ है और उसके ऊपर टेप लगा हुआ है, और वो लड़की अपने पैरों से यूँ घूम रही है, टहल रही है। मतलब ऐसे देख के तो कई बार लगे कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, लेकिन अब कानून में तो माना नहीं जाता है। तो वो लड़की कई कैमरों में कैद हुई कि अपने पूरे जिस्म में उसने प्लास्टिक लपेट रखा है, मुंह में कपड़ा जैसी कोई चीज़ है सफ़ेद, और टेप लगा रखा है, डॉक्टर टेप। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आया, लेकिन जब गौर से देखा गया तो पता चला कि ये वही लड़की है। अब इस तरह से घूमने का क्या मतलब? इसके बाद जब पुलिस ने फिर उसके जो बयान थे कि वो पहुंची, सर के पीछे मारा, फिर मेरी आंख खुली, फिर रात 11:30 मैंने यहाँ पाया, फिर मैं कहाँ। अब उन टाइम को जब जोड़ा गया और देखा गया और लोकेशन के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे से, तो एक सीसीटीवी कैमरे में वो लड़की जब इंसिडेंट का वक्त बता रही है, असल में वो अपने गर्ल्स हॉस्टल में उस वक्त। इसके बाद अब जो उसने 5 नाम बताए, जिसमें से 3 तो अरेस्ट हो गए, एक ऑलरेडी जेल में था, 5वां कहीं गया हुआ था। तो जब एक का जेल है तो जेल का ही लोकेशन आएगा। जो बाकी 3 आरोपी थे जिनको पकड़ा गया था, अब उनके लोकेशन 22 मई 2019 की रात 9:10 से लेकर 12 बजे तक के जब देखे उनके मोबाइल के हिसाब से, तीनों का लोकेशन अलग अलग, तीनों उसी आगरा और जयपुर के बीच में अपने अपने घरों में थे। अब एक भी कड़ी या एक भी चीज़ नहीं मिल रही है, तो फिर पुलिस के दिमाग में ये भी खटक रहा है कि इस लड़की के जिस्म पर जख्म कैसे। बाकी जगह छोड़िए, प्राइवेट पार्ट्स तक में अगर एलईडी बल्ब के टुकड़े हैं, सिरिंज है, तो ये कैसे। लेकिन दूसरी तरफ सबूत चीख कर कह रहे हैं कि जिन जिन का इसने नाम लिया वो सब उस वक्त मौका वारदात पर नहीं है, सब वहाँ से बहुत दूरी पर है। अब पुलिस ने सारे कैरेक्टर की अलग से जांच करनी शुरू की और फिर उनसे पूछा कहानी। एक टीम गई जयपुर में उस कांस्टेबल से मिली जो ऑलरेडी उसी लड़की के इल्ज़ाम पर रेप के मामले में जेल में बंद था। उसने पूछा भाई आप बताओ। तो उसने कहा इस लड़की से मेरी मुलाकात 2017 में हुई थी, हमारी दोस्ती भी हुई। फिर वो मुझ पर शादी के लिए दबाव डालने लगी। मैंने कहा अभी मुझे शादी करना नहीं, मुझे अभी करियर बनाना है। फिर उसने मुझे धमकाना शुरू किया। इसके बाद एक रोज़ अचानक जब मैं धमकी से भी नहीं डरा तो उसने मेरे खिलाफ रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। जब रेप का इल्ज़ाम लगाया तो उस वक्त जो इल्ज़ाम था उसमें इतना दम नहीं था। मैं कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से मुझे बेल भी मिल चुकी थी, तो मैं ज़्यादा अरेस्ट भी नहीं हुआ और उसके बाद से अब अपना मुकदमा चल रहा है। और अब जब उसने ये लगाया तब तो मैं ऑलरेडी जेल में हूँ। अच्छा, हालांकि लड़की ने यह भी कहा था कि कांस्टेबल उस वक्त वहाँ नहीं था, 3 लोगों का था, लेकिन उसका ये था कि इन तीनों ने कांस्टेबल के इशारे पर ही उसके साथ गैंगरेप किया है। अब बाकी जो 3 थे उनमें से एक डॉक्टर साहब थे। अब उन डॉक्टर साहब से पूछा गया भाई आप बताओ। डॉक्टर साहब ने कहा कि असल में 2018 में ये लड़की बीमार पड़ी और हॉस्पिटल आई। इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी थी, मैंने उसका इलाज किया। इसी इलाज के दौरान मेडिसिन और क्या कुछ पूछने के लिए हर डॉक्टर पेशेंट को नंबर देता, मैंने अपना नंबर दिया। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे कॉल करने लगी। शुरू में मैंने उठाया, फिर मुझे लगा कि ये कुछ ऊट पटांग बातें कर रही है, तो मैंने इग्नोर करना शुरू किया। एक रोज़ वो घर पहुंच गई और उसने मेरे पेरेंट्स को धमकाया कि अगर तुम फ़ोन नहीं उठाओगे तो मैं तुम पर रेप का इल्ज़ाम लगा दूंगी, तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगी। तो बोला मैंने पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दी। अब जब पुलिस में कंप्लेंट की तो उसने कहा उस लड़की ने भी पुलिस के कंप्लेंट कर दी कि इसने मेरा रेप किया है। तो जब इस तरह के कैरेक्टर और उनकी कहानियां सामने आई और इधर जो सारे सबूत आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल के लोकेशन, वो सारी चीज़ें कुछ अलग कहानी बता रही हैं। फिर पुलिस ने उस लड़की को बिठाकर पूछताछ की और कहा देखो
मेडिकल में कहीं से भी गैंगरेप तुम्हारे साथ हुआ है इसकी रिपोर्ट नहीं है। तुम्हारे जो जिस्म पर ज़ख्म है वो ऐसा है कि ज़ख्म तो है लेकिन बनावटी है, अपने हाथों से किए गए ज़ख्म है। इतना संभाल कर कि ज़ख्म भी हो और गहरा भी ना हो, ज़ख्म भी हो जानलेवा भी ना हो। तो जब उससे सारी चीज़ें पूछताछ हुई तब फिर लड़की ने कबूल किया। उसने कहा असल में उस कांस्टेबल के ख़िलाफ़ मैंने जब रेप का मुकदमा दर्ज किया था तो वो मुकदमा इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं हो पाया और वो बाहर आ गया और मैं तब से उससे बदला लेना चाहती थी। इस दौरान में कई लोगों से मैंने मदद मांगी कि उस कांस्टेबल से हिसाब किताब करना है, पर किसी ने मदद नहीं की। तो उस कांस्टेबल को फंसाने के लिए फिर मैंने कहा कि पिछले रेप का मामला तो झूठा जो था उसमें तो कुछ हुआ नहीं, तो क्यों ना मैं गैंगरेप वाला एंगल इस्तेमाल करूं। और 2012 दिल्ली निर्भया के बाद मैंने देखा कि इसमें पुलिस, मीडिया, पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, दबाव भी पड़ता है पुलिस को। तो उसने कहा कि अगर ऐसा करती हैं तो फिर तो वो बच नहीं पाएगा। बट उसको करने के लिए मुझे ये भी था कि अपने आप को घायल और बहुत ज़्यादा हैवानियत और दरिंदगी भी दिखानी थी, मेरे साथ हुई है। तो इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया। मैं 3 दिन तक गई घर के बाहर रैकी की, और ये जो मुझे मिला ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इसने कोई पैसे वैसे मुझसे नहीं लिए थे, लेकिन उसके ज़रिए मुझे कांस्टेबल तक पहुंचना था और उसके ज़रिए डॉक्टर तक पहुंचना था। और उसमें से एक बंदा और ऐसा था, पुलिस ने कहा उससे तुम्हारा क्या लेना देना। उसने कहा मुझे डाउट था कि ये कांस्टेबल तक मेरी बातें पहुंचाता है, इसलिए मैंने उसका भी नाम डाल दिया। तो उसने कुल 5 नाम डाले। फिर उसने कहा कि मैंने बाइक बुक की, घर तक गई, उसके घर के बाहर घूमी सिर्फ इसलिए ताकि वो ओला का जो बाइक वाला है वो गवाही दे सके कि मैं गर्ल्स हॉस्टल से यहाँ तक आई थी। तो वो लोकेशन कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ तक आई। मोबाइल के मेरे लोकेशन से पता चल जाता कि मैं इस घर के बाद कहाँ गई हूँ, तो मैं पकड़ी जाती, इसलिए मैंने मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने एक फ्रेंड को देकर अपनी बहन के पास भेज दिया, क्योंकि आजकल मोबाइल से लोकेशन पता चलता है। फिर उसने कहा मैंने 2-3 चक्कर काटे, टाइम पास किया। अच्छा, बाइक के साथ बाइक को तो वहाँ उतार दिया, अब क्योंकि आगे जाना था तो फिर पकड़ी जाती। उसके बाद मैं वहाँ से पैदल निकली, इधर उधर थोड़ा टाइम वेस्ट किया, फिर मैं घर लौट आई। घर आने के बाद फिर मैं अपने आप को मैंने थोड़ा सा ज़ख्मी किया, उसके बाद फिर निकली। फिर उसके बाद अपने शरीर पे प्लास्टिक और ये सारे लपेटा, मुंह में कपड़े डाले, टेप लगाया और हाईवे किनारे पहुंचकर एक झाड़ी के नीचे गिर गई और सारे अपने जो ज़ख्म थे वो मैंने उसी तरीके से किए। मुझे पता था कि इससे कुछ होगा, लेकिन अफसोस सब उल्टा पड़ गया। अपनी इस जांच रिपोर्ट को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने एक एक कर सबको बरी कर दिया, जमानत देकर के आ गया और जांच कर लो ताकि कोई कोताही न रह जाए। उधर जो जयपुर में कांस्टेबल एक साथ रेप और गैंगरेप के इल्ज़ाम में अंदर था, उसे भी जमानत मिल गई और कहा गया कि फाइनल क्लोज़र रिपोर्ट पुलिस दाखिल करे। बाद में जयपुर पुलिस ने, बल्कि आगरा पुलिस ने क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की। 5 के 5 जो गैंगरेप के आरोपी थे वो सब बरी हुए, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम थे। बट अफसोस की बात यह है कि इस लड़की का ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ये आज भी आज़ाद है। इस देश में ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, रेप और गैंगरेप हमारे देश में बहुत है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि ऐसे केसेस भी बहुत हैं जिसमें झूठे रेप और गैंगरेप के केसेस दर्ज कराए जाते हैं और सामने वाला वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर ही काटता रहता है। उन्हीं में से एक कहानी ये थी। लेकिन ये कहानी डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था कि किसी को फंसाने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है कि अपने आप को भी जख्मी कर ले। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूं, सिलसिला शुरू करूं उससे पहले कल एक तो संडे और इंडिया पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी, कोई भी ट्रॉफी हो, कोई भी कप हो, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच अपने आप में इससे बड़ा कुछ होता नहीं है। संडे का दिन दोपहर का वक्त 2:30 बजे से शुरू होगा, तो आप सब मैच देखिए और मैं भी मैच ही देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और बस ये है कि भाई हमेशा की तरह इंडिया शानदार जीत दर्ज करे तो फिर रात को अच्छा खाना खाएं,
खुशी में। तो यही दुआ है कल का मैच जीते और हम सीधे चैंपियंस ट्रॉफी के फिर सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। उसके बाद कोई रास्ता बचेगा नहीं, और शायद कल का मैच हारते ही पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर भी हो जाएगा, जबकि ये होस्ट नेशन है। लंबे वक्त के बाद आईसीसी का कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में दिया गया है। तो दोनों है, कल हमारे जीतते हम सेमीफाइनल और पाकिस्तान के हारते पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर। बेस्ट स्टेज, इससे बेहतर क्या होगा। तो कल का इंतज़ार, और बाकी रात को मौका मिले तो 11 बजे आज तक पर क्राइम कहानियाँ विद शम्स देखिएगा। और वैसे अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, जब इंडिया मैच जीत चुकी होगी, तो उस दिन जीत हम लोग शेयर करेंगे। मंडे को किसी नई कहानी के साथ भी मिलेंगे। तो लेकिन चलते चलते वही, आज कश्मीरे सोनी इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कश्मीरे। और ये माधुरी एंड किशन सोनी जी की बिटिया हैं। साथ ही आज कोमल ग्रेवाल जी की मम्मी का जन्मदिन है, और इन्होंने मम्मी का नाम लिखा नहीं, कोई बात नहीं। तो कोमल ग्रेवाल जी पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से मम्मी को हैप्पी बर्थडे, वो हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें, ऊपर वाला उन्हें लंबी उम्र दे, सेहत दे, यही दुआ है। एंड हैप्पी बर्थडे सानवी एंड सारांश, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ट्विंस हैं, कितना अच्छा लगता है। और इन दोनों का जन्मदिन है, अब ट्विंस हैं तो एक ही दिन होगा। तो हैप्पी बर्थडे सानवी एंड सारांश, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। और ये भेजा है आकाश शर्मा जी ने। साथ ही आराध्या, थैंक यू सो मच आराध्या। आपके अलावा भी कई लोगों ने मुझसे कहा है कि पता नहीं, हालांकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मेरी शक्ल संजीव कुमार से मिलती है, बल्कि इन्होंने आराध्या ने ये भी कह दिया कि आपकी कई बार आवाज़ भी मिलती है। पहले मैं खुद पे आजमा के देखूंगा घर पे कि आवाज़ मिलती है कि नहीं, फिर डायलॉग सुनाऊंगा आपको। एंड अपने पापा को भी मेरा थैंक यू बोलिएगा। एंड खुश रहें आप, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। और कल यानी संडे को हमारे संकल्प श्रीवास्तव भाई का भी बर्थडे है। ब्लैक एंड वाइट की टीम के हैं, पहले भी आपको बताया था, बहुत ही होनहार, शरीफ, सज्जन। तो संकल्प भाई हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर डे। और कल बर्थडे है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो डबल सेलिब्रेशन। और मंडे जब आप आएंगे ऑफिस, तब आपसे कुछ खा पी लिया जाएगा। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे संकल्प भाई। और इसके साथ ही आज हमारी क्राइम तक के जो एडिटर, जो सारे चीज़ें एडिट करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, राजेश अग्रवाल साहब। राजेश और वंदना दी, वंदना भाभी, इन दोनों की एनिवर्सरी है। तो वंदना भाभी और राजेश भाई, हैप्पी एनिवर्सरी। आप दोनों हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। और ये राजेश भाई वैसे अकेले कुंभ में निकल गए थे, शायद भाभी को लेकर भी नहीं गए, पता नहीं उन्होंने कैसे जाने दिया अकेले। लेकिन हैप्पी एनिवर्सरी। और कल शिकारपुरी की भी एनिवर्सरी थी, भूल गया, वो शर्मा रहा था, मुझे बाद में बता रहा है। ये भी होता ना कि कुछ खिलाना पड़े, कई बार तो शक होता है कितनी बार उसकी एनिवर्सरी होती है। तो अपने शिकारपुरी की भी एनिवर्सरी थी कल, बताया नहीं उसने, मैंने पूछा तो बस हंस रहा था, शायद शर्मा रहा था, या ये भी हो सकता है कई बार साल में एनिवर्सरी बनाता हो वो। बट कोई बात नहीं, शिकारपुरी हैप्पी एनिवर्सरी, भाभी हैप्पी एनिवर्सरी। आप दोनों हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और एंजॉय करें लाइफ को, यही दुआ है। तो आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।